हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो बच्चों, बहुत ही लंबे समय के बाद कक्षा 12 की कक्षाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं। तो सबसे पहले क्लास को जल्दी से फटाफट शेयर कर दो तो हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो देखो, पहले है विलेन। तो विलेन को जानने से पहले थोड़ा सा बेसिक जानना पड़ेगा। बेसिक क्या है? आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा एक चैप्टर मैटर यानी कि द्रव्य पढ़ा होगा। तो द्रव्य में क्या पढ़ा था कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो हमें ये नहीं जानना है, ये तो आप लोग जानते ही हो। तो द्रव्य के प्रकार, दूसरा चैप्टर था द्रव्य का प्रकार। तो उस द्रव्य के प्रकार में एक बातें ये थी कि जो द्रव्य होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो मैटर होता है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक प्योर होता है यानी कि शुद्ध द्रव्य होता है, और दूसरा होता है मिश्रण यानी कि मिक्सचर होता है। क्या होता है? मिश्रण या मिक्सचर होता है। ठीक है, देखो मिश्रण को अब हमें इसको नहीं जानना है, ये आप लोग जानते हो, क्लास 9th में पढ़ के आए हो, अब क्लास 12th में आ गए हो। ठीक है, तो मिश्रण को 2 भागों में बांटा गया था। वहां पे कौन कौन से भागों में बांटा गया था? पहला था समांगी मिश्रण, पहला था समांगी मिश्रण, और दूसरा था विषमांगी मिश्रण। दूसरा क्या था? विषमांगी मिश्रण था। पहला समांगी मिश्रण था और दूसरा क्या था? विषमांगी मिश्रण था। तो हमें यहीं पे बेसिक पकड़ना है। क्या पकड़ना है? मिश्रण क्या होते हैं पहले देखो। जब ये चीज समझ जाओगे तब विलेन को समझने में आसानी होगी। पहली बात समझो कि मिश्रण क्या होता है। वहां पे पढ़े थे कि मिश्रण का मतलब होता है कि 2 चीजों को आपस में मिलाया जाए। यही पढ़े थे ना कि 2 चीजों को जब आपस में मिलाया जाए तो उसे मिश्रण कहते हैं। ठीक है, 2 से अधिक हो सकते हैं लेकिन 2 से कम तो नहीं होने वाला है। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक चीजों को, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो उसे मिश्रण कहते हैं। यही पढ़े थे वहां पे। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण बनता है उसके बाद ये 2 भागों में बांटा जाता है। पहला बांटा जाता है समांगी मिश्रण में और दूसरा बांटा जाता है विषमांगी मिश्रण में। ठीक है, समांगी और विषमांगी का मतलब क्या होता है? देखो, जब मिश्रण हम लोग बनाते हैं तो हमारे पास मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं, 1 और 2। हमने इन दोनों को आपस में मिक्स किया और मिक्स करने के बाद कहा कि ये मिश्रण है। यही कहा था ना कि दोनों पदार्थों को आपस में मिला दिया और इनको कहते हैं कि ये मिश्रण है। ठीक है, जब इन दोनों पदार्थों को आपस में मिलाए और मिलाने के बाद जो मिश्रण बनता है वो देखने से ऐसा ना लगे कि ये मिलाया हुआ चीज है, ऐसा लगे कि वो एक ही चीज है। जैसे कि चीनी को पानी में घोल दो, चीनी को पानी में घोल दो। जब चीनी को पानी में घोल दोगे तो उसके बाद क्या होगा कि ये तो पानी ही है। टेस्ट करने पे पता चलेगा कि ये मीठा है, यानी कि इसमें चीनी घुला हुआ है। ऐसा होता है ना। तो वैसे ही कि जब दोनों पदार्थों को आपस में घोल देते हैं, घोलने के बाद वो हमें पता ना चले, हमें उसमें फर्क दिखाई ना दे, ठीक है, वो पहले के जैसे ही दिखाई देता है, तो उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। तो उसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। अगर उन दोनों को घोलने पर हमें पता चलता है कि ये मिलाया हुआ चीज है, इनमें मिक्सचर किया हुआ है, ठीक है, उसे हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं वो विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये पहले की चीजें थी जो कि रिपीट कर रहा हूं अभी। समांगी और विषमांगी समझ में आ गई। ठीक है, समांगी का मतलब क्या हुआ कि जब दोनों पदार्थों को आपस में मिक्स कर दिए या मिला दिए तो वो अलग अलग हमें दिखाई नहीं दे रहा है, और इसमें अलग अलग दिखाई दे रहा है। जैसे कि बालू को, बालू, सैंड को जब पानी में मिक्स करते हैं, वाटर में जब मिक्स करते हैं तो हमें दिखाई देता है। यानी कि मिट्टी को अगर पानी में घोल दो तभी दिखाई देगा कि इस पानी में मिट्टी घुला हुआ है। ठीक है, उसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण। तो इसका बेसिक यही था कि समांगी और पहले विषमांगी जान लो। ठीक है, समांगी क्या होते हैं और विषमांगी क्या होते हैं। अब इन दोनों को रिलेट करके जब समझोगे, विलेन यानी कि सॉल्यूशन को समझोगे तो आसानी होगा। क्या आसानी होगा? कैसे? देखो, विलेन क्या होते हैं। पहले बात जानो कि विलेन होता क्या है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को समांगी रूप से, किससे? समांगी रूप से, विषमांगी नहीं लिखना है। क्या लिखना है? समांगी रूप से। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को समांगी रूप से घोल दिया जाता है या मिक्स किया जाता है तो उसे विलेन कहते हैं।
क्या कहते हैं? विलेन कहते हैं। तो विलेन में भी दो पदार्थ हो गए, कम से कम दो पदार्थ होंगे, उससे अधिक होंगे तो चलेगा। ठीक है, दो पदार्थों को समांगी रूप से घोल दिया तो क्या बन गया? वो विलेन बन गया। इतनी बात समझ में आ गई? देखो ये था विलेन। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को समांगी रूप से घोल दिया जाता है या फिर उनको मिलाया जाता है तो उनसे बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? विलेन कहलाता है। ठीक है, अब इतनी बात तो समझ में आ गई। ठीक, हमने अभी कहा कि जो विलेन होते हैं वो दो या दो से अधिक पदार्थ, तो कम से कम तो दो पदार्थ होंगे ही। कम से कम क्या होंगे? दो पदार्थ होंगे। तो दो पदार्थ को हम मान के चलते हैं, जैसे कि मेरे पास अगर दो पदार्थ, एक ये है और एक ये है, तो इन दोनों पदार्थों को क्या कहते हैं? जब हम कम से कम दो पदार्थ मान लेते हैं या फिर मान लेते हैं कि हमारे पास दो ही पदार्थ हैं, ठीक है, उसके बाद तीसरा हो चौथा हो वो चलेगा, अलग बात है। ठीक, देखो तो इनको हम लोग कहते हैं अवयव। क्या कहते हैं? अवयव। अवयव का मतलब होता है कंपोनेंट। कंपोनेंट, ठीक है, हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे, दो अवयव होंगे। पहला होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। पहला होता है विलेय और दूसरा क्या होता है? विलायक। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, पहला होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। अब ये जो दो नए वर्ड आए हैं इनका मतलब क्या होता है? विलेय का मतलब क्या होता है और विलायक का मतलब क्या होता है? एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जहां भी कठिनाई होगी, जहां नहीं समझ में आएगा तुरंत कमेंट करिएगा। विलेय और विलायक क्या होते हैं? विलेय और क्या होते हैं? विलायक। मन में तो क्वेश्चन आया होगा कि विलेय क्या होते हैं, विलायक क्या होते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो विलेय क्या होते हैं और विलायक क्या होते हैं? देखो, जब विलेय और विलायक को आपस में मिलाए हैं तभी मेरे पास विलेन बना हुआ है, ठीक है। विलेय को विलायक में मिला दिया तो क्या बन गया? विलेन बन गया। विलेय का मतलब ये होता है जिनकी मात्रा कम होती है, जिनकी मात्रा कम होती है और वो घुल जाते हैं, और वो क्या होते हैं? घुल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। उनकी मात्रा कम होती है और क्या होते हैं? घुल जाते हैं, तो उसे कहते हैं विलेय। उसे क्या कहते हैं? विलेय। और जिसमें घोला जाता है, किसको? विलेय पदार्थ को। जिसमें विलेय पदार्थ को घोला जाता है वो होते हैं विलायक, ठीक है। और विलायक की जो मात्रा होती है वो विलेय के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। इतनी बात समझ में? देखो एक बात यहाँ पे और, कि जो विलेय पदार्थ होते हैं इनका क्वथनांक यानी कि इनका बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक विलायक से अधिक होता है। विलेय का क्वथनांक विलायक से अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विलेय को हमने इसमें घोल दिया है। विलेय जो होता है वो ठोस भी होता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ठीक है। अगर सपोज करोगे वो ठोस है, ठोस अवस्था में है, तो उनका जाहिर सी बात है कि उनकी जो क्वथनांक होगी वो ज्यादा होगी, ठीक। अब देखो विलायक में क्या होता है? विलायक केवल द्रव होंगे। किसमें होंगे? ये द्रव अवस्था में होंगे, लिक्विड स्टेट में होंगे। लिक्विड स्टेट की सॉलिड के कंपैरिजन में क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? कम होती है। इसलिए क्या होता है कि विलेय का जो क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट होता है वो विलायक के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि विलेयन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से विलेयन होते हैं। मन में तो आया हुआ ना क्वेश्चन की, विलेयन तो हमने बना दिया विलेय और विलायक को मिला करके, लेकिन जब मिलाएंगे ठोस है, द्रव है और गैस है, ठीक है, किसी को कम मात्रा में मिलाए, किसी को ज्यादा मात्रा में मिला दिए, तो ऐसा क्वेश्चन आया होगा मन में कि जब कम मात्रा में मिलाएंगे तब क्या बनेगा, ज्यादा में मिलाएंगे तब क्या बनेंगे। क्या सभी विलेयन होंगे? हाँ, सभी विलेयन होंगे, लेकिन उन विलेयनों का नाम अलग अलग हो जाता है, ठीक है। देखो एक बात यहाँ पे और ये चीज कि जब दो पदार्थ, देखो हमने कहा कि यहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने भी विलेयन बनता है, वो भी समांगी मिश्रण में, ठीक है। जब दो पदार्थ मेरे पास मिलते हैं तो उस विलेयन को कहते हैं द्विअंगी विलेयन। द्विअंगी विलेयन। द्विअंगी का मतलब होता है बाइनरी। क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी विलेयन, ठीक है। जब दो पदार्थों को मिलाएंगे, जब दो पदार्थों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? द्विअंगी विलेयन बनेगा। आगे जब तीन पदार्थों को मिलाएंगे तब, जब तीन पदार्थों को मिलाएंगे, जैसे कि गर्मी का मौसम चल रहा है अभी, ठीक है, तो इन गर्मियों में दोपहर के समय में आप लोग बनाते होगे शरबत, ठीक। कैसे बनाते हो? पानी लेते हो एक गिलास, थोड़ा सा चीनी लेते हो एक चम्मच, और क्या लेते हो? नींबू लेते हो, ठीक है। देखो
पानी में चीनी को घोलते हो, पानी में चीनी को घोलते हो, फिर उसके बाद वापस उसमें क्या डालते हो, नींबू डालते हो। मेरे पास 3 पदार्थ हो गए ना, एक पानी हो गया, दूसरा क्या हो गया, नींबू हो गया, तीसरा क्या हो गया, चीनी हो गया। इन तीनों को मिलाने के बाद हमने बनाया शरबत। जो मेरा शरबत बना वो क्या है, वो क्या है, वो विलेन है। वो क्या है, वो विलेन है। और जो 3 पदार्थों को मिलाए हैं उनमें क्या क्या है, देखो उनमें विलेय कौन सा होगा और विलायक कौन सा होगा। जिनकी मात्रा कम है वो विलेय होंगे और जिनकी मात्रा अधिक है वो क्या होंगे, विलायक। तो हमें 1-2 में नहीं देखना है, जितने पदार्थों को मिला के हमने विलयन बनाया है उन सभी पदार्थों को देखना है कि किसकी मात्रा सबसे अधिक है, किसकी मात्रा सबसे अधिक है। जिसकी मात्रा सबसे अधिक होगी वो होगा विलायक, वो क्या होगा, विलायक होगा। और बाकी जो बचेंगे सब विलेय होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि विलेय की मात्रा जो होती है, जो विलेय होता है वो 1 से अधिक हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो सकते हैं। लेकिन विलायक क्या होगा, केवल 1 होगा। विलायक कितने होंगे, केवल 1 होंगे। तो विलायक की जो मात्रा होगी वो केवल 1 होगा और विलेय की मात्रा को बढ़ाएंगे। देखो जब विलेय की मात्रा 1 थी और विलायक की मात्रा 1 थी तो उससे क्या बना, द्विअंगी विलयन बना। जब विलायक की मात्रा 1 ही रहेगी हमेशा, ठीक है, और जो विलेय की मात्रा इसको 2 कर दिया जाए तो दोनों को मिलाने में कितने हो गए, 3 हो गए। 3 होंगे तो इनका नाम हो जाएगा त्रिअंगी विलयन। क्या नाम हो जाएगा, त्रिअंगी विलयन हो जाएगा। 4 हो जाएंगे तो चतुरअंगी, 5 हो जाएंगे तो पंचअंगी, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो चेंज कहां करना है, कहां बदलना है, केवल विलेय की मात्रा को बदलना है, विलेय की संख्या को बदलनी है। 1, 2, 3, 4, 5 2 प्रकार के विलेय हो गए, एक नींबू हो गया, एक चीनी हो गया। तीसरा लाना है तो नमक भी डाल दो उसमें। ठीक है, तो विलेय की संख्या को बढ़ाएंगे, विलायक की संख्या को नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, विलयन को जब हमने बना दिया कई अलग अलग प्रकार से तो उनका नाम भी तो अलग अलग होगा। ठीक है, तो इन विलयनों के प्रकार देखो, विलयन को प्रकार को मेनली 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भागों में बांटा जाता है, पहला होता है कि अवयवों के मात्रा के आधार पर, यानी कि जो हम कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं विलेय और विलायक, कौन कौन से, विलेय और विलायक, उनकी मात्रा के आधार पर अगर उनकी मात्रा को घटा दिया जाए या फिर बढ़ा दिया जाए, उनकी मात्रा को घटा दिया जाए या फिर बढ़ा दिया जाए, तब उन सब विलयनों का नाम क्या क्या होगा। देखो यहाँ पे पहला इसमें आता है कि तनु विलयन। क्या आता है, तनु विलयन। तनु विलयन, तनु का मतलब क्या होता है, देखो अभी हमने पढ़ा है कि जब हम विलेय को कहां मिक्स करते हैं, विलायक में घोलते हैं। कहां डालते हैं, विलायक में। जब विलेय को विलायक में घोलते हैं तब बनता है विलयन। ठीक है, जब विलेय को विलायक में घोलते हैं तो बनता है विलयन। ये तो आप लोगों ने अभी जान लिया है। तो जब विलेय को हम विलायक में घोलते हैं तो विलेय की मात्रा को अगर कम कर दिया जाए, जितना उसको जरूरत है उसके अनुसार हम कम कर दें, यानी कि विलयन के अंदर विलेय की मात्रा को और कम कर दिया जाए, कम तो होता ही है, और कम कर दिया जाए तो उनसे बनने वाला जो विलयन होगा वो तनु विलयन होगा। कहने का मतलब यह है कि कम मात्रा में अगर विलेय पदार्थों को मिलाया जाए तो उनसे बनने वाला विलयन तनु विलयन कहलाता है। ठीक है, दूसरा आता है सांद्र विलयन। दूसरा आता है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन का मतलब क्या होता है कि जिस विलयन के अंदर विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो जाए, जिस विलयन के अंदर विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो जाए उसे कहते हैं सांद्र विलयन। ठीक, तीसरा आता है संतृप्त विलयन। क्या आता है, संतृप्त विलयन आता है। ठीक है, संतृप्त का मतलब क्या होता है, संतृप्त हिंदी व संस्कृत वगैरह आप लोगों ने सुना होगा। संतृप्त मतलब तृप्त, तृप्त होना, परिपूर्ण हो जाना। ठीक है, संतृप्त का मतलब होता है परिपूर्ण हो जाना। ठीक, जब विलेय पदार्थ को विलायक में मिलाया जाता है तो वो अच्छी तरीके से घुल जाते हैं और एक परिपूर्ण विलयन का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक जो विलयन होता है वो परफेक्ट होता है। विलयन कैसा होता है,
परफेक्ट होता है, जितना विलायक को जरूरत था उतना हमने विलेय उसमें घोल दिया है, उसे कहते हैं संतृप्त विलयन। ठीक है। चौथा आता है इसमें, आगे आता है इसमें असंतृप्त विलयन। आगे क्या आता है? असंतृप्त विलयन। असंतृप्त का मतलब क्या होता है? देखो, संतृप्त के बाद आता है असंतृप्त, जो कि परिपूर्ण नहीं है। असंतृप्त का मतलब ये होता है कि जब हम विलेय पदार्थ को विलायक में घोल दें और उसके बाद उसमें और विलेय पदार्थ को मिक्स कर दिया जाए एक लिमिट से ज्यादा। जैसे कि अगर 1 गिलास पानी है, उसमें घुलने की क्षमता है 2 चम्मच चीनी। ठीक है, तो हमने 2 चम्मच चीनी को घोल दिया। जब 2 चम्मच चीनी को घोल दिया तो जो वहां से विलयन बना हुआ है वो होगा संतृप्त विलयन। लेकिन अगर उसमें 1 चम्मच चीनी एक्स्ट्रा डाल दिया जाए तो वो हो जाता है असंतृप्त विलयन। बात समझ में आ गई है? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें अति संतृप्त विलयन। क्या आता है? अति संतृप्त। संतृप्त के बाद भी वो अति संतृप्त है, ज्यादा संतृप्त है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने संतृप्त विलयन बनाया, ठीक है, हमने क्या बनाया? संतृप्त विलयन बनाया, लेकिन उसमें हमने और चीनी घोलना चाहिए। जैसे कि 1 गिलास पानी हमने 2 चम्मच चीनी घोल दिया था, ठीक है, अब उसमें और चीनी घोलना है मुझे, तो क्या करेंगे? उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, ताप को बढ़ा देंगे, उस विलयन को गर्म कर देंगे। जब विलयन को गर्म कर देंगे, ठीक है, तो उसमें विलेय पदार्थ और घोले जा सकते हैं, तो उनसे बनने वाला विलयन जो होगा वो होगा अति संतृप्त विलयन। ये तो 5 हो किसके? इनके अवयवी कणों के आधार पर, यानी कि इनके जो कंपोनेंट्स हैं उनके क्वांटिटी के बेस पे हो गई है। तो नेक्स्ट क्या होता है? भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर कैसे इनको बांटेंगे? ठीक है, इनके टाइप्स को कैसे समझेंगे? भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था का मतलब क्या होता है? किसी भी पदार्थ की 3 ही भौतिक अवस्थाएं होती हैं, जो कि आपने क्लास 9 में पढ़ लिया है। कौन कौन सी होती हैं? कौन कौन सी होती हैं? ठोस होती हैं, द्रव होती हैं और गैस होती हैं। 3 प्रकार की होती है ना, ठीक है। कौन कौन सी होती है? ठोस, द्रव और गैस होती है। ठीक, तो भौतिक अवस्था के आधार पर किसी भी पदार्थ को 3 भागों में बांटा जाता है, ठोस, और दूसरा होता है द्रव, और तीसरा क्या होता है? गैस। इन तीनों को अलग अलग बांट दिए, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, जैसे पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है, वैसे ही विलयन को भी भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में ही बांटा जाता है। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। बात समझ में आ गई? ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। ठीक, ये 3 अवस्थाएं होंगी, ठोस, द्रव और गैस। ये तो इनके हो गए प्रकार, ठीक है, इनके हो गए ये प्रकार। अब इनके बाद एक नया वर्ड आता है, एक नया शब्द आता है जिसे कहते हैं विलेयता। क्या कहते हैं? विलेयता। विलेयता होती क्या चीज है? विलेयता, देखो, विलयन पढ़ा, विलेय पढ़ा, विलायक पढ़ा, विलयन के प्रकार पढ़ लिया, ठीक है। अब एक यहाँ पे नया वर्ड आ गया है विलेयता। होता क्या है विलेयता? देखो, विलेयता में क्या होती है? घोलने की क्षमता कह लो इनको, एक लाइन में कह लो कि ये घोलने की क्षमता होती है। लेकिन क्षमता कब नापी जाती है? जब उनके जो सराउंडिंग है, जो उनका एरिया है, सिंपल समझ लो कि जो उनके चारों तरफ की जो कंडीशन है उनको कंट्रोल कर दिया जाए, तब उसकी क्षमता नापी जाती है। यानी उनको फिक्स कर दिया जाए, कह दिया जाए कि तुम्हारी क्षमता क्या है, ठीक है। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हो, भी क्लास में 10 लोग हो, ठीक है, अभी क्लास में कितने लोग हो? 10 लोग बैठ के पढ़ रहे हो, और 10 लोग की क्षमता बराबर तो नहीं है कि हमने एक बार बोला, अब 10 लोगों ने एक बार कैच कर लिया, उसको एक बार में समझ लिया। किसी को जल्दी समझ में आ जाएगा, किसी को 2 बार में, किसी को 3 बार में समझ में आएगा। तो इनकी क्षमताएं क्या हो गई? अलग अलग हो गई ना। तो वैसे ही क्षमता कब नापी जाती है? जब उनको एक जगह फिक्स कर दिया जाए। अब कहोगे यही बच्चे अलग अलग बैठे हो तो क्षमता नहीं नापी जा सकती, ठीक है। तो वैसे ही क्या है कि जब विलेय पदार्थ को, देखो, हमें किसको घोलना है? विलेय पदार्थ को घोलना है। कहां पे घोलना है? विलायक में घोलना है। कहां घोलना है? विलायक में घोलना है। जिसमें घोलना है उसकी कंडीशन को फिक्स करेंगे, उसकी मात्रा को रोक देंगे, उसकी मात्रा को फिक्स करेंगे। देखो, इसमें होता क्या है एक्चुअली, स्थिर ताप पर
ताप को भी स्थिर कर दिया जाएगा। ताप को भी स्थिर कर देंगे, ताप को भी नहीं बढ़ाएंगे नहीं घटाएंगे। ताप का प्रभाव क्या होता है विलयन पे? बहुत बड़ा प्रभाव होता है ताप और दाब का, अभी इसके बाद बताएंगे उसको ही। ठीक है, देखो ताप को स्थिर करेंगे। स्थिर ताप पर जो विलेय पदार्थ को, किसी भी विलेय पदार्थ को, चाहे जैसा हो, ठोस हो, द्रव हो या फिर वो गैस हो, स्थिर ताप पर किसी भी विलेय पदार्थ को 100 ग्राम विलायक में, किसमें? 100 ग्राम विलायक में, हमने कहा ना कि विलायक को फिक्स करना है। 100 ग्राम विलायक में घोलने की क्षमता उस विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। बात समझ में आई? किसी भी विलेय पदार्थ को 100 ग्राम विलायक में स्थिर ताप पर घोलने की क्षमता विलेयता कहलाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। देखो विलेयता क्या होगी, हमको क्या करना है कि विलेय को विलायक में घोलना है। विलायक को, जो विलायक है वो क्या कर रहा है? वो विलेय को घोल रहा है। विलायक विलेय को घोल रहा है। तो विलायक कैसा होगा? ये द्रव अवस्था में होगा, यानी कि ये लिक्विड स्टेट में होगा। ठीक, अब देखो जब ये लिक्विड स्टेट में हो गया तो दो कंडीशन मेरे पास बनेंगे कि ठोस को द्रव में घोलेंगे या फिर गैस को द्रव में घोलेंगे। ठोस को घोलेंगे या फिर गैस को घोलेंगे। तो गैसों की द्रव में विलेयता और ठोसों की द्रव में विलेयता, मेरे पास दो टॉपिक बन गए नए। दो नए टॉपिक क्या बने कि ठोस की द्रव में विलेयता और गैस की द्रव में विलेयता। तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब क्लास ज्यादा लंबी ना हो, ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में देखो। ये जो टॉपिक है अभी कि ठोस को द्रव में विलेयता और गैस को द्रव में विलेयता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक नया वर्ड आता है हेनरी का नियम। इसमें एक नया नियम आता है हेनरी का नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, उसको छोड़ना नहीं, भूलना नहीं। कल वाली डेट में आ जाएगी वो क्लासेस। ठीक है, तो पहले आज की जो क्लास है इनको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना। पहले जो आज की क्लास है इनको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि वो भी पढ़ सके। ठीक, तो अभी हम समझेंगे कि जो ये विलेय और विलायक घुलते कैसे हैं, विलेय विलायक में घुलते कैसे हैं। इतना तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन ये नहीं समझ में आया हो कि विलेय पदार्थ विलायक में घोलते कैसे हैं, ये कैसे घोले जाते हैं। ठीक है, इनका ताप और दाब का प्रभाव क्या होता है अभी देखेंगे। देखो देखो अभी हमने आपको पढ़ाया कि विलेय को विलायक में घोला है तब बना है विलयन। तो अब माइंड में ये जरूर क्वेश्चन आया होगा कि विलेय पदार्थ विलायक में घुला कैसे, कैसे घुलता है एक्चुअल में। घर पे जब शरबत बनाते हो तो चीनी को पानी में घोल देते हो, तो आखिर वो कैसे घुलता है? रेत को घोलो नहीं घुलेगा, बालू को घोलो नहीं घुलेगा, पत्थर को घोलो नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा? देखो इसका एक्चुअल में रीजन क्या होता है। हमने अभी लिया कि विलेय जो है वो ठोस अवस्था में है। किसमें है ये? ठोस अवस्था में है। और जो विलायक है वो कैसा है? द्रव अवस्था में। एक कंसेप्ट समझ लो, बाकी समझ में आ जाएगा। देखो क्योंकि चीनी ठोस होता है और पानी क्या होता है? द्रव होता है। पत्थर भी ठोस होता है, तो वो क्यों नहीं घुलता अभी समझोगे। देखो ठोस मतलब क्या होता है कि जो इनके अणु होते हैं या परमाणु होते हैं वो एक दूसरे के पास पास होते हैं। ये क्लास 9th में पढ़ लिए थे, ये तो पता है। ठीक है, ठीक। और द्रव में क्या होता है? इनके अणु थोड़े से दूर दूर पे होते हैं, इनके बीच में क्या होता है? जगह होती है, और इन जगह में ऊर्जा भरी होती है। क्या भरी होती है? ऊर्जा भरी होती है। ठीक है, देखो यहां पे ये अणु है और ये अणु है। ये दोनों अणु क्या है? एक दूसरे के पास पास होते हैं। तो क्लास 9th को याद करो, वहां पे ये पढ़ाया गया होगा कि जो अणु होते हैं अगर ये पास पास हैं तो इनके अंदर अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल, क्योंकि इनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, तो इस वजह से इनके ऊपर कौन सा वर्क करता है? अंतरा आणविक आकर्षण बल वर्क करता है। सभी के अंदर, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी, सभी में वर्क करता है। तो ठोस अवस्था में क्या होता है कि जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है वो ज्यादा होता है द्रव और गैस की तुलना में। ठीक है,
तो इनमें ज्यादा होता है, यहाँ पे कम होता है। देखो हमने कहा कि अभी एक चीनी लिया था और एक लिया था पत्थर लिया था, ठीक है। एक क्या लिया था, पत्थर लिया था। पत्थर को भी घोलना है और चीनी को भी घोलना है। जो चीनी होता है इनके अंदर पत्थर की तुलना में अंतरा आणविक आकर्षण बल कम होता है। क्या ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना कि सभी ठोस के अंदर अंतरा आणविक आकर्षण बल सेम होंगे, कभी नहीं होता है ऐसा, सभी के अलग अलग होते हैं। जिनके अंदर अंतरा आणविक आकर्षण बल कम होता है वो कमजोर होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, और जिनके अंदर प्रबल होता है अंतरा आणविक आकर्षण बल वो मजबूत होते हैं, ठीक है। तो चीनी के अंदर क्या हो गया, अंतरा आणविक आकर्षण बल कम हो गया, इसलिए जो इनके अणु होंगे वो आसानी से बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। जब ये आसानी से बिखर जाएंगे तो ये अलग अलग अणु बन जाएंगे, ऐसे अलग अलग, ठीक है। और ये जो अलग अलग अणु हैं ये द्रव के अंदर आएंगे, और द्रव के अंदर क्या होता है, जगह होता है, और इन जगह में क्या होंगे, ऐसे ऐसे अणु ये भर जाएंगे। एक लिमिट के बाद जब चीनी घुलना बंद हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि जितना इसके अंदर जगह था वो जगह पूरा भर गया है, अब इसमें हम चीनी नहीं घोल सकते हैं, ठीक है। तो उसे ही कहते हैं संतृप्त विलयन। अब अर्धसंतृप्त क्या होता है कि हमने कहा था वहां पे कि वहां पे ताप को बढ़ा देंगे। देखो जब इसको हम ताप बढ़ाएंगे, जब इसको गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, जो इनके बीच जो गैपिंग थी, जो जगह था वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि द्रव को गर्म करने पे क्या बनता है, गैस बनता है, और गैस में जगह ज्यादा होता है, ठीक। तो इनमें ऊर्जाएं वापस से भरती जाएंगी और इनका जगह बढ़ता जाएगा, तो इसमें चीनी हम आसानी से घोलते जाएंगे, ठीक है। उसे कहते हैं अतिसंतृप्त विलयन। इसी वजह से विलेयता में ताप को स्थिर रखा गया था। अगर ताप घटा बढ़ा देंगे तो क्या होगा, तो चीनी घोलते जाओ विलेयता बढ़ती जाएगी, तो किसी भी विलेय पदार्थ की विलेयता का हम लोग पता ही नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।